हाय गाइस, वेलकम टू एग्जाम बे। इस वीडियो में हम बात करेंगे इंडस्ट्रियल रिलेशंस के बारे में, जो कि इम्पोर्टेंट टॉपिक है एग्जाम का। हम सबको पता है थर्ड ये लेक्चर है। दो लेक्चर हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं, जिसमें मोस्टली कॉमन जो भी टॉपिक्स हैं स्टार्टिंग फ्रॉम द बेसिक्स हमने कवर कर लिए हैं ऑलरेडी। ठीक है, एक दो हमने क्वेश्चंस भी देखे, बाकी जो 2017 लास्ट जो एग्जाम हुआ था उसके जो क्वेश्चंस हैं और जो एमसीक्यूज जो हम बनाएंगे वो गोइंग फॉरवर्ड वी विल सी। बट थर्ड लेक्चर में इसमें हम कुछ एडवांस टॉपिक्स 3-4 डिस्कस करेंगे, स्टार्टिंग फ्रॉम इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन वैसे तो आप हिस्ट्री भी कह सकते हो, बस इसका जो है इंडस्ट्रियल रिलेशंस के पर्सपेक्टिव से एक दो छोटी छोटी चीजें मैं आपको बताना चाहता हूँ। ठीक है, वैसे भी इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन इज एन इम्पॉर्टेंट टॉपिक। ओके, सो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक इंफॉर्मेशन ये दे देना चाहता हूँ कि फ्री एक मॉक टेस्ट आप कर सकते हो रजिस्टर उसके लिए। ठीक है, ऑलिव बोर्ड लेकर आया है उनका 10 मॉक टेस्ट का एक सीरीज भी है, टेस्ट सीरीज। उसमें 10 मॉक टेस्ट हैं जो कि एग्जाम से काफ़ी मिलते हुए हैं और हर टॉपिक के इंडस्ट्रियल रिलेशन, सोशल सिक्योरिटी और आपके जनरल अकाउंटिंग, जो भी आपका एग्जाम का जो पेपर है वो उसमें सारे आपको सेक्शंस के वही क्वेश्चंस मिलेंगे और वही पैटर्न है। तो उसका एक फ्री टेस्ट आप ले सकते हो। आपको जो लिंक है रजिस्टर करने का वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और जो कमेंट सेक्शन है उसका पिंड कमेंट, सबसे पहला जो कमेंट होता है उसमें मिल जाएगा। आप लिंक को क्लिक करोगे, रजिस्टर करवाओगे, उसके बाद आप एक टेस्ट जो उनका फ्री टेस्ट है वो दे सकते हो। उसके बाद आपको जैसे भी लगे पसंद आए तो आप आगे उसमें जा सकते हो। ठीक है, बट ये कर जरूर लेना, इससे क्या होगा कि आपको थोड़ा सा आइडिया मिलेगा और पता लगेगा किस टाइप के क्वेश्चंस आपके आने। लेट्स स्टार्ट विद इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, जो हमारा फर्स्ट टॉपिक है। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन एक तरीके से हमें पता ही है कि ट्रांजिशन था न्यू मैन्युफैक्चरिंग जो प्रोसेसेस थे, राइट। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन से पहले क्या था कि मोस्टली जो काम होता था वो बहुत ही छोटे स्केल पे होता था। ठीक है, ग्लोबलाइजेशन वगैरह तो कुछ था नहीं, छोटे स्केल पे काम होता था और मोस्टली जो मेथड्स जो यूज होते थे वो हैंड प्रोडक्शन मेथड्स होते थे, राइट। उसके बाद इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन होने के बाद क्या हुआ कि मशीन्स आ गई जो कि डेवलप हुई स्टार्टिंग में यूके, यूनाइटेड किंगडम, क्योंकि तब तो बहुत बड़ी पावर माना जाता था ना। तो यूरोप, यूनाइटेड किंगडम, फिर जर्मनी, ये जो भी उसके आसपास के देश थे, और यूनाइटेड स्टेट्स से जो रफ पीरियड है वो 1760 से 1840 तक माना जाता है। बट एग्जैक्टली कब स्टार्ट हुआ ये कहना बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि ऐसा तो नहीं है कि कोई वॉर है और एक ईयर में स्टार्ट हुआ और हमने बता दिया। ठीक है, तो ये जो प्रोसेस है ग्रेजुअली अपने स्टार्ट हुआ और इतना चला, यहाँ से ये स्टार्ट हो फिर और देशों में गया। इंडिया में थोड़ा लेट आया ये सब चीज़ें, ठीक है, बट हम बात इन्हीं देशों की करते हैं, राइट। ट्रांजिशन इंक्लूडेड गोइंग फ्रॉम हैंड प्रोडक्शन मेथड्स टू मशीन्स, ये मैंने जैसे कि आपको बताया। इसमें न्यू नए केमिकल मैन्युफैक्चरिंग के प्रोसेसेस आए, फिर आयरन प्रोडक्शन के नए नए प्रोसेसेस आए लार्ज स्केल पे, क्योंकि आयरन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी। फिर स्टीम पावर का यूज़ ज़्यादा होने लगा, हाइडल पावर का यूज़ ज़्यादा होने लगा। ओके, नए नए मशीनरी टूल्स वगैरह बनने लगे, मैकेनाइज्ड जो फैक्ट्री सिस्टम हो गया वो आपका है। फैक्ट्री सिस्टम भी इसी से आया था बाय द वे। ठीक है, टेक्सटाइल इंडस्ट्री वाज अ मेजर इंडस्ट्री। ओके, ये हमें एक तरीके से फैक्ट एज अ फैक्ट पता होना चाहिए कि टेक्सटाइल इंडस्ट्री सबसे बड़ा बेनिफिशियरी भी था, सबसे बड़ा एक इंडस्ट्री जो उभर के आया था। उससे पहले क्या था कि आपके हैंड वाले जो प्रोसेस, हैंडलूम्स वगैरह होते थे वो यूज होते थे, पावर लूम्स आए। ठीक है, फिर और बहुत सारी इसमें चीज़ें आई, बहुत सारी मशीन्स वगैरह आई। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन बिगेन इन ग्रेट ब्रिटेन, मैनी ऑफ द टेक्नोलॉजिकल इनोवेशंस वर ऑफ ब्रिटिश ऑरिजिन। उस टाइम पे टेलीग्राफ वगैरह ये सब चीज़ें आई थी।
The rise of labor unions can be linked to Europe and North America, where the movement from rural to urban life was most pronounced. तो लोग मोस्टली रूरल एरियाज में ज़्यादातर रहते थे, ज़्यादातर एरियाज भी रूरल एरिया से कुछ ही सिटीज़ होती थी. तो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन होने के साथ साथ लोग अर्बनाइज्ड जो सेंटर्स थे उनकी तरफ मूव होना शुरू हुए. तो उस वजह से क्या हुआ कि आपका फैक्ट्री सिस्टम एक बनना शुरू हुआ कि एक ही फैक्ट्री में लोग काम कर रहे हैं. उस टाइम पे मैरिड और अनमैरिड विमेन थी, वो काम करती थी, मैन काम करते थे. और उस टाइम पे चाइल्ड लेबर तब तक ऐसा कोई टर्म नहीं होता था, बट चिल्ड्रन भी बहुत काम करते थे. ठीक है, तो अब उनका क्या था कि जब इतने ग्रुप में काम करते थे तो एम्प्लॉयर्स होते थे और ये लोग एम्प्लॉयज होते थे, मोस्टली फैक्ट्री वाला काम होता था. तो इन्हीं सब चीज़ों ने लेबर यूनियंस को जन्म दिया. तो यहीं से बेसिकली जो मॉडर्न टर्म्स में जानते हैं लेबर यूनियंस आई बड़े स्केल पे. ठीक है, क्योंकि बहुत सारे इश्यूज होते थे. सैलरी का इशू होता था, बहुत लॉन्ग वर्किंग आवर्स होते थे, 14-14 16-16 घंटे के, और उस हिसाब से पैसा मिलता नहीं था. हालांकि इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन की वजह से यूरोप में समृद्धि आई, क्योंकि लोगों को एक परमानेंट नेचर का काम मिलना शुरू हुआ और पैसे आते थे. उससे क्या हुआ कि लोगों में न्यूट्रिशन थोड़ा अच्छा हुआ, चिल्ड्रन में भी न्यूट्रिशन अच्छा हुआ, उससे मोर्टेलिटी रेट कम हुआ और बहुत सारे इफेक्ट्स हुए. बट एक तरीके से कहते हैं ना फेयर वेज, वो चीज़ नहीं थी. तो इसलिए ये लेबर यूनियन स्टार्ट हुई. तो ये एक बहुत बड़ा सिग्निफिकेंस है. लेबर यूनियंस हेल्प इन फॉर्मिंग बैलेंस ऑफ पावर, जैसा कि हमें पता ही है. कुड बार्गेन फॉर मोर राइट्स सच एज मोर पे एंड बेटर वर्किंग कंडीशंस. तो इसीलिए ये मैंने आपको इसमें पढ़ाया था. ये जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, ये कुछ एडवांस टॉपिक्स हैं जो हम अब शुरू कर रहे हैं. 2-3 आगे जो टॉपिक्स लेंगे और आपको बहुत अच्छे से लिखना, और सब कुछ नहीं पढ़ना है इसमें, बट आपको पता होना चाहिए. क्योंकि अगर आपने नहीं पढ़ा है तो इस पे क्वेश्चन आएगा और आप नहीं आंसर कर पाओगे. ओके, और अगर आपने पढ़ा है तो आप ये चीज़ याद रखना कि मतलब 100 लोग अगर एग्जाम दे रहे हैं तो 3 या 4 को ही ऐसे टॉपिक्स पता होंगे. तो आप पे एक बहुत बड़ी एडवांटेज है. डनलप्स इंडस्ट्रियल रिलेशन सिस्टम, सबसे पहले हमें क्या याद रखना है कि किसने बनाया. तो जॉन थॉमस डनलप. इंडस्ट्रियल रिलेशनशिप सिस्टम से ही आ जाएगा कि हु प्रोपाउंडेड या हु, 4 ऑप्शन दे देंगे, हु द पर्सन एसोसिएटेड विद इंडस्ट्रियल रिलेशन सिस्टम. ठीक है, जॉन थॉमस डनलप थे. ठीक है, ब्रिटिश एक वो थे, इकोनॉमिस्ट आप कह सकते हो, या फिर इंडस्ट्री के प्लेयर कह सकते हो. इंडस्ट्रियल रिलेशंस कैन बी अंडरस्टूड. अब थ्योरी क्या कहती है, मोटा मोटा हम कीवर्ड्स के थ्रू देख लेंगे और वही हम 2 पॉइंट्स में याद रख लेंगे. और 2 पॉइंट्स के अगर आप नोट्स, अपने नोट्स जो आपने बना रखे हैं कुछ, उसमें ऐड कर लो तो आपको ये याद हो जाएंगे. ठीक है, मैंने समझाने के लिए इतना लिखा है, उतनी की जरूरत नहीं है, बट आपको पता होना चाहिए. इंडस्ट्रियल रिलेशंस कैन बी अंडरस्टूड एंड एक्सप्लेन्ड एट डिफरेंट लेवल्स. ओके, एक तो नेशनल लेवल हो गया, फिर इंडस्ट्रियल लेवल, स्टेट लेवल और यूनिट लेवल. यूनिट लेवल हो गई कि एक कोई फैक्ट्री है, कोई कंपनी है, ठीक है, उसकी 1 या 2 फैक्ट्रीज हैं, तो वो अपना यूनिट लेवल हो गया, बेसिकली एक फैक्ट्री के लेवल. फिर स्टेट लेवल, अब एक स्टेट है, वहाँ पे कई तरीके की इंडस्ट्री हैं, 20-25 फैक्ट्रीज हैं या उससे ज़्यादा फैक्ट्रीज हैं. फिर इंडस्ट्री. इंडस्ट्री मीन्स एक पर्टिकुलर इंडस्ट्री, जैसे केमिकल इंडस्ट्री हो गई, तो केमिकल इंडस्ट्री की कोई सबसे बड़ी यूनियन एक देश की होती होगी, तो वो इंडस्ट्रियल लेवल हो गया. नेशनल लेवल, जैसे अगर हम इंडिया की बात करें तो भारतीय मजदूर संघ, BMS करके एक है लेबर यूनियन, जो कि सबसे बड़ी, शायद हमारे देश की सबसे बड़ी वही है. ठीक है, नंबर ऑफ पीपल जिसमें बहुत ज़्यादा है. तो इस तरीके से नेशनल लेवल पे हो गई. इसमें आपकी इंडस्ट्री को कटिंग अक्रॉस ऑल दी इंडस्ट्रीज, इसमें लोग आते हैं जो इसके मेंबर्स हैं. तो इस तरीके से 4 लेवल्स होते हैं. इंडस्ट्रियल रिलेशन में यूनिट लेवल इंप्लाइज रिलेशनशिप बिटवीन इंडिविजुअल एम्प्लॉयर्स एंड ट्रेड यूनियंस एट यूनिट लेवल. Dunlop's industrial relation system is about structure and development of relationships among 3 integral members. तो 3 उन्होंने बताया डनलप ने कि इंटीग्रल मेंबर्स होते हैं. ठीक है, जिनमें कि एक तो लेबर हो गई, भाई हमें आराम से इसमें बता सकते हैं. एक हो गया मैनेजमेंट उसका, और एक हो गई गवर्नमेंट, जो कि हमारे देश में ये जो चलता है. ठीक है, तो डनलप का ये सबसे क्लोज माना गया. ज़्यादातर जो आजकल जो प्रीवेलिंग जो सिस्टम्स हैं इंडस्ट्रियल रिलेशंस के, लेबर यूनियंस के, वो इसी पे बेस्ड है, लूजली आप कह सकते हो. गवर्नमेंट हर जगह इन्वॉल्व होती है, राइट, क्योंकि गवर्नमेंट ही लॉज बनाएगी जिसे मैनेजमेंट और लेबर मानेंगे.
दिस थ्योरी टॉक्स अबाउट रिजॉल्विंग लेबर मैनेजमेंट प्रॉब्लम बेस्ड ऑन थ्री एग्रीमेंट अपॉन थ्री ऑल थ्री मेंबर्स जो है उनका कॉमन एग्रीमेंट जो होता है उस पर। अब इसमें एक्टर्स डिफाइन करें, एक्टर्स क्या है हमने पहले ही पढ़ ली, मैनेजमेंट जो वर्कर्स होते हैं या उनकी बॉडी जो हो गई लेबर यूनियन, और गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन जो इससे डील कर, जैसे हमारे यहाँ मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट डील करती है, राइट। फिर एक अगला टॉपिक जो आता है वो लेबर प्रोसेस थ्योरी है। लेबर प्रोसेस थ्योरी में आपको पता होना चाहिए कि ये क्या है और किसने बेसिकली बनाया है, ठीक है। लेबर प्रोसेस थ्योरी मार्क्सिस्ट थ्योरी है। मार्क्सिस्ट थ्योरी मतलब ये सोशलिज्म से थोड़ा डील करेगी, ओके। आपको पता होना चाहिए कार्ल मार्क्स के क्या वो थे। अगर आप कहोगे कमेंट्स में लिखोगे तो मैं कार्ल मार्क्स के बारे में भी बता दूंगा, उतना इंपॉर्टेंट नहीं, बट हाँ 2-4 पॉइंट्स आई थिंक इंक्लूड करने चाहिए कार्ल मार्क्स के भी कि उन्होंने क्या बोला था, ठीक है। बिकॉज ही इज वन ऑफ द बिगेस्ट एंड मोस्ट पॉपुलर थिंकर्स ऑफ सोशियोलॉजी, ओके। तो मार्क्सिस्ट थ्योरी ऑफ मैनेजमेंट रिगार्डिंग ऑर्गेनाइजेशन ऑफ वर्क, मार्क्सिस्ट थ्योरी सबसे पहले रिगार्डिंग ऑर्गेनाइजेशन ऑफ वर्क। लेबर प्रोसेस पर्पसफुल एक्टिविटी एम्ड एट प्रोडक्शन ऑफ वैल्यू। ऑब्वियसली आप लेबर कहीं पे भी लगा रहे हो और एक पर्पसफुल एक्टिविटी के लिए तो एक वैल्यू क्रिएट होनी चाहिए, तो वैल्यू इज अ कीवर्ड हियर, ओके। यूज वैल्यू भी जिसे हम कहते हैं, जो इसमें आगे आएगा। द थ्योरी रिलेट्स टू मेनी सब्जेक्ट्स, ये इतना इंपॉर्टेंट पॉइंट नहीं है, हाँ ये फेडरिक विंसलॉ टेलर एंड हैरी ब्रेवरमैन, इसमें इन दो लोगों ने मेजर काम किया। फ्रेडरिक विंसलॉट टेलर आपको याद रखना है, इन्होंने 1800s जो इनिशियल थे 1801 1802 तब इन्होंने इसके कुछ पॉइंट्स निकाले थे, उसके बाद फॉलो अप वर्क किया 1860s के आसपास हैरी ब्रेवरमैन ने, ओके। कीवर्ड टू अंडरस्टैंड इज यूज वैल्यू और वैल्यू इन यूज। बेसिकली जो वैल्यू क्रिएट होती है वो कुछ यूज में आनी चाहिए, एक वैल्यू होनी चाहिए, राइट। तो ये एक आपका कॉन्सेप्ट है, ये कीवर्ड आप लेबर प्रोसेस थ्योरी से लगा सकते हो। लास्ट में मैंने पॉइंट इंक्लूड करा क्योंकि लास्ट ईयर भी जो एग्जाम हुआ था उसमें क्वेश्चन आए थे, एक आध बुक का ऑथर पूछ लिया, तो जो बुक जो दी थी वो इन्हीं से रिलेटेड थी, इंडस्ट्रियल रिलेशन, सोशल सिक्योरिटी टाइप। तो एक वीडियो में मैं अभी तो मैंने इस वीडियो में भी 1-2 डाले हैं, इससे पहले भी 1-2 डाले हैं, ओके। वो आप अपने नोट्स में लिखते जाओगे, उन्हें याद रखोगे तो आपका काम हो जाएगा। बाकी जो बचेंगे एक वीडियो में, एक पोस्ट के थ्रू में, जो भी बुक्स इंपॉर्टेंट है उनके ऑथर, अगर एक क्वेश्चन भी आपको उसमें से मिल जाए तो सोचो कितनी बड़ी और कितनी अच्छी बात है, राइट। तो वही हम करेंगे कि एक पोस्ट बना देंगे, वीडियो बना देंगे। हैरी ब्रेवरमैन रोट बुक लेबर एंड मोनोपोली कैपिटल। अब यूनियनिज्म का एक क्लासिफिकेशन एक टाइप का देख लेते हैं, और भी तरीके के होते हैं, ये इंपॉर्टेंट है थोड़ा, ठीक है। बेस्ड ऑन आपका कह सकते हो कि जो आपका ट्रेड है, जो आपका काम है, उस हिसाब से क्राफ्ट यूनियनिज्म होता है। इसकी डेफिनेशन आपको पता होनी चाहिए। क्राफ्ट यूनियनिज्म रेफर्स टू द मॉडल ऑफ ट्रेड यूनियनिज्म इन विच वर्कर्स आर ऑर्गेनाइज्ड बेस्ड ऑन देयर पर्टिकुलर क्राफ्ट और ट्रेड, ठीक है। सपोज करिए कि लोहार का काम करते हैं, ब्लैक स्मिथ का काम करते हैं, तो उनका ट्रेड हो गया ब्लैक स्मिथ, तो ब्लैक स्मिथ्स की कोई यूनियन बन गई। इंडस्ट्रियल यूनियनिज्म in which all the workers in same industry are organized। सेम इंडस्ट्री से मैंने केमिकल इंडस्ट्री का एग्जांपल दिया था। जनरल यूनियन ट्रेड यूनियन which represents workers from all industries और companies, ठीक है। जैसे मैंने भारतीय मजदूर संघ का लिया था, C2 होती है एक यूनियन, ठीक है, हमारे देश में। तो वो क्या है कि कटिंग अक्रॉस ऑलमोस्ट ऑल दी इंडस्ट्रीज हैं ये यूनियन। तो ये जनरल यूनियन और ये सबसे बड़े लेवल पे होती है, सबसे बड़ी यूनियन यही होती है। एक बुक और मैंने इसमें इंक्लूड करी, हिस्ट्री ऑफ ट्रेड यूनियनिज्म रिटन बाय सिडनी एंड बीट्रिस वेब। तो ये आपको याद रखना है नाम बीट्रिस वेब का। द लार्जेस्ट ट्रेड यूनियन एज अ फैक्ट मैंने इसमें ये पॉइंट इंक्लूड करा है। द वर्ड इज इंटरनेशनल ट्रेड यूनियन कॉन्फेडरेशन, ITUC बेस्ड इन ब्रसल्स बेल्जियम में। इट हैज approximately 309 affiliated organizations in 156 countries and territories with a combined membership of 166 million people, ठीक है। तो ये दुनिया की सबसे बड़ी ट्रेड यूनियन है, ठीक है। कटिंग अक्रॉस कंट्रीज है।
Now the term collective bargaining was first used in 1891 by Peter Swebb. Very important point, very important point, ये आपको याद रखना है, इसीलिए मैं कहता हूँ पीटर स्वैब याद रखना। कलेक्टिव बार्गेनिंग का टर्म इन्होंने यूज करता है। कलेक्टिव बार्गेनिंग बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है इंडस्ट्रियल रिलेशंस में। सरफेस बार्गेनिंग याद रख लो अपने, सरफेस बार्गेनिंग ये आपको ज़्यादा नहीं पता लगेगा ज़्यादा जगह, ठीक है, हर कोई नहीं बताएगा। द स्ट्रेटजी in which one of the parties merely goes through motions with no intention of reaching an agreement, ठीक है। सपोज करिए कोई फैक्ट्री है, उसमें लेबर और जो मैनेजमेंट है उसके बीच नेगोशिएशन चल रहे हैं। लेबर जो है, जो फैक्ट्री वर्कर्स है, उन्होंने काम कर दिया है बंद, ओके। अब वो मैनेजमेंट से कह रहे हैं कि भाई हमें हमारी सैलरी बढ़ाओ। मैनेजमेंट कुछ थोड़ा बहुत बढ़ा रहा है, मैनेजमेंट ज़्यादा मूड में नहीं है सैलरी बढ़ाने के, ओके। सो मैनेजमेंट इज इन नो इंटेंशन ऑफ रीचिंग एन एग्रीमेंट, तो वो क्या करता है, डिली डायलिंग करता है, जब कहता है कि भैया इतने ले लो। ऑब्वियसली उसे पता है कि उस पर फैक्ट्री यूनियन वर्कर्स मानेंगे नहीं, तो इस तरीके से सरफेस बार्गेनिंग कहते हैं कि भाई एग्रीमेंट पे एक पार्टी आना ही नहीं चाहती। इट इज अ फॉर्म ऑफ बैड फेथ बार्गेनिंग। देन इंटरनेशनल लेबर लॉ इज द बॉडी ऑफ रूल्स which include public and private international law which concern the rights and duties of employees employers। तो ये अपने दो टर्म्स हैं, इंटरनेशनल लेबर लॉज, इंटरनेशनल लेबर स्टैंडर्ड्स वगैरह जो कन्वेंशंस, ये इंटरनेशनल लेवल पे अपने बना रखे हैं, ठीक है। तो इस वीडियो में हमने 3-4 बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स डिस्कस करे हैं, आपको इनके नोट्स आप बना सकते हो, ओके। और आई थिंक इंडस्ट्रियल रिलेशंस में मोस्ट ऑफ द टॉपिक ये ख़त्म ही हो गया है इसका। तो अब एक इसकी कंप्लीट वीडियो बना देंगे इंडस्ट्रियल रिलेशंस की, फिर इसके क्वेश्चंस वगैरह का देखेंगे। अगला अपने सोशल सिक्योरिटी पे हम फिर से आ रहे हैं, और जनरल अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स के जो टॉपिक बचे उन पे हम आएंगे। धीरे धीरे करके हम सब आपका कवर कर देंगे और फिर क्वेश्चंस पे आएंगे। अभी तो हमारे पास टाइम है इतना, तो कोई ऐसी प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। और जो PDF है उसको एज अ ई बुक देने का जो मेरा प्लान है उसका भी मैं देख रहा हूँ, और आपको वेल इन टाइम वो मिल जाएगी। ऐसा नहीं है कि आपको 20 दिन पहले दूंगा मैं, ऐसा बिल्कुल नहीं है, ठीक है। थोड़ा सा कवर होने दो, कंप्लीट होने दो, जिससे एक ही बार मैं आपको दे सकूँ मैं, और उसका क्या तरीका, किस तरीके से देनी है, ओके। सो गाइज दिस इज इट इन दिस वीडियो, और अपनी तैयारी में लगे रहिए। स्टे सेफ, स्टे होम। और हाँ, वो जो मैंने आवले बोर्ड वाला आपको बताया था उसको आप रजिस्टर करके एक बार जो टेस्ट वगैरह है वो दे के ज़रूर देखिए, अच्छा है, ओके। ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू।